हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है जो कि है पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो में क्या देखा था, फर्स्ट वीडियो में, कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा था जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ओके, बाकी और भी देखे थे। तो इसमें हम लोगों ने कर क्या क्या लिया है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मोनेरा के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद दूसरे में देखा प्रोटिस्टा के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे फंगी के बारे में। ठीक है, तो रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें हम लोग ये 2 टॉपिक कर चुके हैं, और आज हमारा ये वाला टॉपिक है फंगी, और इसके बाद वायरस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? ये है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूशन और ये होता कैसे है? यूट्रोफिकेशन का मतलब कि वाटर पोल्यूशन, और ये होता कैसे है? पानी में जो पोषक तत्वों की अगर मात्रा अत्यधिक हो जाए तो क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेशन, यानी कि पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके, अब इसकी प्रोसेस क्या होती है कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के अगर मात्रा बढ़ जाए पानी के अंदर, और नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? ये क्या है? न्यूट्रिएशन है, यानी कि पोषक तत्व है, पौधों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो इनकी मात्रा अगर पानी में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि पानी के अंदर पॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ने से एल्गी का जमाव ज्यादा हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। और ये क्या करेगा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, जिससे कि उसके अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी, अब यहाँ पे पानी की मात्रा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर कम हो गई तो जो अंदर के जीव जंतु हैं उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो बीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी इसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ओके, तो क्या हो जाएगा? अंदर के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो यही चीज लिखी है कि जो नाइट्रेट और फास्फोरस हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरेट हैं, ये वो पोषक तत्व हैं जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनकी अत्यधिक मात्रा जल में एकत्रित हो जाती है तो क्या होता है? यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ओके, यूट्रोफिकेशन के कारण होता क्या है? एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिससे जल में अत्यधिक शैवाल की मात्रा हो जाती है। और जब ये शैवाल मर जाते हैं, जो ये एल्गल ब्लूम हुआ, ये जब मर जाते हैं तो क्या होता है? ये जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है? ऑक्सीजन में जलीय जीवों के जीवन को संकट आता है। ओके, तो यूट्रोफिकेशन समझ गए, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं टॉपिक अपना फंगी के बारे में। तो फंगी के बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, और अपने जो एग्जाम आते हैं, ये कोई एकेडमिक वाले एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनमें जो जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का ही मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें थोड़ा रटने वाला प्रोसेस ज्यादा है हम लोगों के लिए, जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ते चलेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी क्या है? एक यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये यूकोरियोटिक कैटेगरी के अंतर्गत आती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अंदर क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा फंगी के अंदर, इसका मतलब ये क्या है? ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेगा? ये नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। ओके, और
फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो ये दूसरों पर डिपेंड होगा। ठीक, तो इस लाइन में ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद अब दूसरों पे डिपेंडेड है तो क्या करता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फंगी रिलीज करती है, किसके लिए? डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज करती है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ देयर होस्ट, मतलब कि जिसके ऊपर ये डिपेंडेड है खाने के लिए, उसके ऊपर क्या डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो छोड़ती है, जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और ये न्यूट्रिशन ले पाए। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड, फंगी जो है एनर्जी किस रूप में संचित रखती है, ठीक है, स्टोर रखती है। तो फंगी जो है खाने से जो एनर्जी मिलेगी ना, अब एक्स्ट्रा एनर्जी को संचित रखेगी, तो संचित रखने का फॉर्म क्या है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखती है। जैसे कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो भी रिजर्व एनर्जी को किसके फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो है हम लोगों का इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, और ग्लाइकोजन जो है हम लोगों का रिजर्व एनर्जी का सोर्स है, जो कि लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं इसमें। तो पहला तो ये हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम से ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है, और तीसरा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एनर्जी रिजर्व फॉर्म में किस रूप में रखती है, तो ये रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर में कि जो फंगी है मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हुआ, बहुकोश की है। ओके, और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ईस्ट जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो सेल वॉल है, जो फंगियों की जो फंगी है उसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि काइटिन की जो सेल वॉल है किसकी है, फंगी की। तो ये पॉइंट याद रखना है। और जैसे कि प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की। एनिमल में सेल वॉल, एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स में क्या सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो एनिमल की तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल। और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। ओके, तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि फंगी की सेल वॉल किसकी है, ये काइटिन की बनी होती है। ठीक, फिर क्या है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि चलते फिरते नहीं है। और क्या है, इनमें लैकिंग ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और इनके अंदर ना रूट्स प्रॉपर, ना स्टेम, ना लीव्स, कुछ नहीं होता है। ओके, और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी, मतलब कि ये दोनों प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल मतलब कि बडिंग और स्पोर से, और ये सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये कैसे खाना खाते हैं, ये देख लेते हैं। न्यूट्रिशन ये कैसे लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये अपना खाना स्वयं तो नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार से, एक तो होते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेड होते हैं, यानी कि जो मृत ऑर्गेनिक मैटर है उस पर डिपेंडेड रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सेप्रोफिटिक फंगी कौन कौन से हैं, जैसे कि राइजोपस है और पेनिसिलियम है। ठीक, पेनिसिलियम और राइजोपस, ये आपको नाम याद रखने हैं। राइजोपस और पेनिसिलियम क्या है, सेप्रोफिटिक। फिर उसके बाद पैरासिटिक वो है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, मतलब कि ये मृत पे रहते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है मृत जीवी, मतलब मृत लोगों के ऊपर जीने वाले। और पैरासिटिक मतलब जो लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं, और लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे तो क्या करेंगे, लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे तो उन्हें क्या डिजीज कॉज करेंगे, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। ठीक, कॉजिंग डिजीज। अब इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये है पुशीनिया और ये यूटिलेगो। ओके, तो इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद तीसरा है सिम्बायोटिक। अब ये सिम्बायोसिस में रहते हैं, यानी कि सहजीवी में। एक तो हो गए सेप्रोफिटिक जो कि मृतोपजीवी है, और फिर क्या है, ये डिपेंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरासिटिक नेचर भी है इनका। और फिर तीसरा न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ, ये सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं चीजें। जैसे कि एग्जाम्पल की जो लाइकन है, लाइकन कैसे बनता है,
लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशन है किसका, एल्गी का, एल्गी एंड फंगी। तो फंगी किसके साथ, फंगी जो है एल्गी के साथ मिलके लाइकन बनाती है। तो ये क्या है, ये सहजीवता संबंध है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, एल्गी और फंगी का ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिससे कि क्या बनाते हैं, जिससे कि ये लाइकन का निर्माण करते हैं। और लाइकन का काम क्या होता है, लाइकन का काम होता है जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन उसके इंडिकेटर है, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर। ओके, और मेनली किसका इंडिकेटर, वो भी सल्फर पोल्यूशन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइकन अगर प्रेजेंट है कहीं पे भी तो वहां पे क्या है, सल्फर पोल्यूशन नहीं है। और अगर लाइकन जो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वायु पोल्यूशन है और मेनली सल्फर का पोल्यूशन है। तो ये एज ए इंडिकेटर के रूप में, लाइकन के रूप में रहते हैं। फिर दूसरा रहते हैं माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा का मतलब क्या है, ये फंगी प्लस प्लांट रूट्स के साथ ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है प्लांट में वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एनहांस द न्यूट्रिशन एंड अब्जॉर्प्शन इन द प्लांट। ओके, तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है किसके साथ, फंगी का रूट के साथ में, ये वाला। ओके, अब देखते हैं मेजर ग्रुप ऑफ फंगी। अब फंगी के जो कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का मतलब क्या है, ये पहला ग्रुप है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पोर शूटर्स भी इसका दूसरा नाम है। अब इसका मतलब है क्या, तो ये इनमें क्या होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पेशल सेक्स। ठीक है, स्पेशल सेक हैं जो, उनके अंदर स्पोर यानी कि होल जो है प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन से हैं एस्कोमाइसिटीज वाले फंगस, तो उसमें है ईस्ट है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। अब इनके यूज भी पढ़ेंगे। ईस्ट का उपयोग जैसे वाइन बनाने में, ब्रेड में, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के रूप में, और जो एस्परजिलस है ये प्रोटीन के निर्माण में भी, प्रोटीन मतलब कि पनीर के निर्माण में भी यूज होता है। ओके, अब इसके यूज ये लिखे हैं, ईस्ट का ब्रेड बटर में, और पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। इनके यूज भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से जो जो क्वेश्चन है वो क्या है, अब जैसे कि ये पूछेगा जो न्यूट्रिशन है फंगी का वो कौन सा टाइप का है, तो पहले तो हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक में अगर ये पूछा जाए सेप्रोफिटिक कौन सी फंगी है, तो उनके एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे, राइजोपस और ऐसे ही पेनिसिलियम। और सिम्बायोटिक में कौन कौन रहते हैं, जैसे कि फंगी हम लोगों ने देख लिया है, लाइकन देख लिया ना सिम्बायोसिस में। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके बाद सेकंड नंबर किसका है, सेकंड नंबर है बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्लब फंगी भी कहते हैं। ठीक है, क्लब फंगी इनका दूसरा नाम है। और इनमें क्या होता है, उसमें स्पोर अंदर थे, इसमें स्पोर क्या है, डेवलप एक्सटर्नली ऑन बेसिडिया, बेसिडिया फॉर्म में बाहर जो है, बाहर सरफेस पे पोर जो है क्या होते हैं, बाहर पोर होते हैं। ठीक है, स्पोर्स होते हैं बाहर, और जिसे क्या कहते हैं, बेसिडिया कहते हैं। ठीक है, बेसिडिया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल कौन है, मशरूम है, अगेरिकस और टोडस्टूल्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं किसके, बेसिडोमाइसिटीज के। तो यही दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। और बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मशरूम या अगारिकस और टोडस्टूल्स। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद पॉइजनस मशरूम का नाम क्या है, ऐसा मशरूम जिसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है, जिसे डेथ मशरूम भी कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, अमानिटा फेलॉइड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका नाम, डेड मशरूम का। और ऐसी कौन सी जो है फंगी है जो हम लोग खा सकते हैं एडिबल, तो वो है मशरूम। ओके, ये भी आप याद रखना। फिर है जाइगोमाइसिटीज, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अब जो ब्रेड मोल्ड होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रो द हाइफे एंड द रिप्रोड्यूस द जाइगोस्पोर्स। अब इनमें क्या होता है, हाइफे होते हैं, ये ग्रो एज ए हाइफे के रूप में ये ग्रो करते हैं, और रिप्रोड्यूस और क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोस्पोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं।
तो एक ये क्या है, ये जो फंगी का फिगर है, इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है लाइन फॉर्म में, इन्हें क्या कहते हैं, हाइफे। या मतलब कि जो धागे के नुमा ये स्ट्रक्चर है, इन्हें हाइफे कहा जाता है, और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ये भी एग्जांपल आप लोग, ये भी डेफिनेशन याद रखना कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नीचे, तो उन्हें क्या कहते हैं, हाइफे, और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या है जाइगोमाइसीटीज के, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस, और इसे कॉमनली किसे नाम से जाना जाता है, ब्रेड मोल्ड नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज जिसे इम्परफेक्टिव फंगी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इम्परफेक्टिव, जो इम्परफेक्ट फंगी है वो कौन सी है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, और ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनारिया। ठीक है, अल्टरनारिया, अल्टरनारिया जो है इसका एग्जाम्पल है, और ये क्या करता है, प्लांट डिजीज करता है, यानी कि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अल्टरनारिया, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसीटीज, और इसके जो सब नाम है वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि बेसिडोमाइसीटीज का क्लब फंगी है, ये ब्रेड मोल्ड्स है, और ये इम्परफेक्ट फंगी है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, केवल पॉइंट वही हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद इनके यूज देख लेते हैं, इंपोर्टेंस क्या है इनकी, मतलब महत्व इनका क्या क्या है, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में इनका कौन सा, ये क्या है, बेनिफिशियल फंगी है। जो एग्जाम्पल ये दिए हैं इनके यूजेज में, तो वो फंगी हैं जो हम लोगों के यूजफुल होती हैं, मतलब कि हम लोगों को नुकसान नहीं करती। तो खाने के रूप में कौन कौन सा उपयोग किया जाता है, यानी कि फूड इंडस्ट्री में, तो मशरूम का यूज किया जाता है, हम लोग खाते हैं, मशरूम की सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो कुकिंग में एडिबल स्पीसीज है। फिर उसके बाद एस्परजिलस, एस्परजिलस का क्या यूज है, इसका यूज टू मेकिंग द चीज। ठीक है, चीज बनाने में इसका, या पनीर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एस्परजिलस फंगी का। ओके, उसके बाद मेडिसिनल यूज क्या है, मेडिसिनल यूज में जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक है जो कि खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये क्या है, ये एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग की जाती है। ओके, एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग की जाती है पेनिसिलियम। फिर उसके बाद क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये भी मेडिसिनल उपयोग की जाती है दवा बनाने में। ठीक है, और इसमें सोर्स क्या है इसका, ये कहाँ से मिलती है, ये एलएसडी, यानी कि एलएसडी ये ड्रग है, लेसर्जिक एसिड या लेसर्जिक एसिड जो है इसका ये ड्रग है, और ये नशे में भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये इसका इसे दवाई बनाने में इसका यूज किया जाता है। और एर्गोट जो है ये भी दवा बनाने में यूज किया जाता है। और ये क्या है, एर्गोट जो है कैन कॉज द साइकोलॉजिकल इशू, यानी कि मेंटल इशू आपको, अगर ये आप खाएंगे तो हो सकता है। ठीक है, ये मतलब बैन है खाने में, और ये दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, क्लेविसेप्स परप्यूरा और पेनिसिलियम नोटेटम। फिर बायोटेक्नोलॉजी में जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है, किसमें, फर्मेंटेशन में। ठीक है, फर्मेंटेशन यानी कि किडमन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, जो ब्रेड है, बटर है, वाइन है, ब्रेड, बियर, वाइन, इनमें बनाने के लिए। ओके, अब हार्मफुल यूज देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा जो यूज हम लोगों के फायदे के हैं, अब क्या है हार्मफुल यूज फंगी के कौन कौन से हैं, जैसे कि पैथोजेनिक इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो पैथोजन के रूप में, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, जो पैरासिटिक फंगी हैं, तो उनका ये क्या है, ये क्या करती हैं, ये नुकसान देती हैं, जैसे कि वीट रस्ट और स्मट डिजीज, ये भी क्या करती हैं, ये डिजीज पैदा करती हैं जो कि पैरासिटिक हैं। तो मैंने इसमें समझाया था ना कि ये क्या करती हैं, जो होस्ट बॉडी है उसको डिजीज कॉज करती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, उसी का एग्जाम्पल ये है। और उसके बाद फूड स्पॉइलेज में क्या है कि मोल्ड्स ग्रो ऑन द ब्रेड, फ्रूट्स एंड फर्नीचर। अब जो खाना रखा हुआ हो जाता है 5, 6, 7 दिन का, तो उसमें क्या फंगस लग जाती है, तो वो क्या है, मोल्ड्स जो है वो उसके ऊपर ग्रो हो जाता है। तो ये भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, अब जो ह्यूमन है यानी कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी फंगी क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन फंगी से हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती हैं, यानी कि हम लोगों की स्किन में एलर्जी
और इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में दिक्कत ये भी हो सकता है फंगल डिजीज के फंगी के कारण। ओके, अब स्ट्रक्चर में ये हम लोगों ने देख ही लिया था कि जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे उन्हें क्या कहते थे, हाइफे। और उसके बाद माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे। जो हाइफे का नेटवर्क था पूरा, जो इस टाइप से ये पूरा नेटवर्क था ना, ये पूरा नेटवर्क था, इसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ओके, फिर डाइमॉर्फिक फंगी कैन एग्जिस्ट मोल्ड इन द एनवायरमेंट एंड ईस्ट इनसाइड द बॉडी, ये वही है जो पीछे बताया था। उसके बाद जो फैक्ट है ये भी हम लोगों ने पहले ही पेज में देख लिया था, क्या कि जो लाइकन है वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। ओके, और जो सल्फर पॉल्यूशन होता है एयर में उसके इंडिकेटर है लाइकन। और लाइकन क्या है, एल्गी और फंगस जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें देखा था फंगी जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में भी अपना न्यूट्रिशन लेती है। ओके, एल्गी से खाना बनवाते हैं और ये अपना न्यूट्रिशन उसे देते हैं बना के। उसके बाद मोल्ड्स जो है, मोल्ड्स स्पॉइलेज में ये भी हम लोगों ने देख लिया कि व्हेन ब्रेड डेवलप मोल्ड्स और एन ऑरेंज रॉट फंगी आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि खाना जो खराब हो जाता है, रॉटिंग यानी कि सड़ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, फंगी के कारण। उसके बाद हेलुसिनेशन ड्रग, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि एलएसडी का यूज किया जाता है, नसों में लोग यूज करते हैं यानी कि नशे के लिए। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है, लेसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड। ठीक है, एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ओके, और ये कहाँ से मिलता, कहाँ से, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लेविसेप परप्यूरा जो है वहां से मिलता है। और ये क्या हेलुनेशन, अगर इसके द्वारा जो कोई नशा करते हैं लोग तो उन्हें क्या है, रियल और फेक में कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब रियलिटी से परे चले जाते हैं लोग। ओके, अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ फंगी के बेनिफिट, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब डिटेल में देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, मतलब कि फंगी का यूज सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाने के लिए भी फंगी का उपयोग होता है। जैसे कि कैसे, फंगी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड लीव्स, वुड, डंग और एनिमल रिमेन्स। मतलब कि जो फंगी है वो क्या है, जो डेड लीव्स यानी कि सूखे पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, या काउ डंग होता है यानी कि गोबर होता है, या एनिमल्स के जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं उन्हें क्या कन्वर्ट कर देती है ऑर्गेनिक मैटर में, और जो कि क्या करते हैं, कन्वर्टिंग देम इनटू द नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में इसे कन्वर्ट कर देती है। और क्या, ये इंप्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि जो है मिट्टी की उपजाऊता को इंक्रीज करती है। तो ठीक है, तो पहला यूज क्या हो गया, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में इसका जो है फायदा है फंगी का। सेकंड, फूड इंडस्ट्री में हम लोग ने देख लिया एडिबल मशरूम, अगैरिकस ये देख लिया, बटन मशरूम, और ये सारा हम लोग ने देख लिया कि खाने में सब्जियों के रूप में उपयोग होता है। चीज प्रोडक्शन में देख लिया, एस्परजिलस और पेनिसिलियम हेल्प्स द चीज मेकिंग में इन फंगी का यूज होता है। ब्रेड एंड बेकरी में ईस्ट का देख लिया। ओके, फिर एल्कोहल और बेवरेजेस इंडस्ट्री में, वाइन्स बनाने में, बियर बनाने में ईस्ट थ्रू द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी फंगी का यूज होता है। अब कौन सी, सम फंगी लाइक द रोडोट्रेला प्ले ए रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करने में, जो कि पौधों के लिए आवश्यक होती है। मतलब पौधे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ज्यादातर नहीं लेते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं, तो उसे कन्वर्जन में, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन से नाइट्राइट बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो उसमें मदद करती है, और उसमें कौन सी फंगी, लाइक रोडोटोरेला। ठीक है, रोडोटोरेला जो है ये फंगी यूज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मेडिसिनल यूज में फंगी आर सोर्स ऑफ ए लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक के रूप में भी इनका उपयोग होता है। जैसे कि हम लोगों ने पेनिसिलियम देख लिया, पेनिसिलियम नोटेटम, और ये फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद
क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ये यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इनका यूज किस लिए किया जाता है? बैक्टीरियल फंक्शन इन्फेक्शन है जो, उसको भी सही करने के लिए इन फंगी का यूज किया जा सकता है। ओके, फिर केमिकल इंडस्ट्री में क्या यूज होता है इनका? तो केमिकल इंडस्ट्री में फंगी प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल, जैसे कि गैलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये तीनों एसिड प्रोड्यूस करते हैं केमिकल। ओके, फंगी। अब इसमें कौन सा है, ये किससे मिलता है? एस्परजिलस गैलामाइसिस और पेनिसिलियम गैल्यूशम। ओके, गैल्यूकम। ऐसे ही राइजोपस निगेरिकेंस और एस्परजिलस नाइजर, ये क्या है? इससे ये एसिड बनते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। फिर एंजाइम और विटामिन में, जैसे कि अमाइलेज में, इन्वर्टेज में और विटामिन बी के प्रोडक्शन में। तो ये जो ईस्ट है, इन्वर्टेज, ठीक है, शुगर का ब्रेक डाउन करता है। ईस्ट जो है फंगी, वो क्या करता है? शुगर का ब्रेक डाउन करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इन्वर्टेज के रूप में कन्वर्ट, इन्वर्टेड जो एंजाइम है उसके उपस्थिति में। ओके, तो ये इसके यूज हैं किसके? एंजाइम और विटामिन बनाने में। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो रेमिडेशन, माइक्रोर मेडिएशन, मतलब कि बायो रेमिडेशन यूजिंग फंगी। अब बायो रेमिडेशन में कैसे यूज होते हैं? फंगी जो है कैन बायो मिनरलाइज यूरेनियम ऑक्साइड टू मेकिंग देम यूजफुल टू क्लीनिंग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। मतलब कि अब फंगी का यूज जो है बायो बायो बायोमिनरलाइज यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। किसके लिए? जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, और कुछ फंगियां एक्ट एज ए हाइपर एक्लूमेटर, कुछ फंगी जो है हाइपर एक्लूमेटर की तरह यूज की जाती हैं। एक्लूमुलेटर मतलब कि इकट्ठा करने वाला। टू अब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेटिंग हैवी मेटल, मतलब कि हैवी मेटल का जो है एनवायरनमेंट से सक करने के लिए इनका यूज किया जाता है, यानी कि इकट्ठा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और पेस्ट कंट्रोल में भी फंगल स्पीसीज यूज टू द बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड के रूप में भी फंगी का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके यूज थे, ठीक है, ये नाम भी लिखे हुए हैं। अब उसके बाद देखते हैं कुछ कॉमन फंगल डिजीज जो कि प्लांट्स में होती हैं और एनिमल में होती है। ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी डिजीज फंगी से होने वाली हैं। जैसे कि ह्यूमन में, जैसे कि एथलीट फुट है, टीनिया पेडिस, ये फंगी का नाम है, ठीक है। रिंगवॉर्म जो डिजीज है, रिंगवॉर्म हो जाता है, वो भी फंगी के कारण होता है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या है? जो स्कल में अपने दो लेयर होती है ना, एक क्रेनियम में मेनिंजिस। तो मेनिंजिस जो लेयर है अंदर वाली, जो प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका ही स्वेलिंग को क्या कहती है? मेनिंजाइटिस। क्योंकि आइटिस माने स्वेलिंग होती है, मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस क्या होती है? उसी लेयर की सूजन को कहते हैं मेनिंजाइटिस। उसके बाद अस्थमा है, ये एस्परजिलोसिस, मतलब कि एस्परजिलोसिस है, जिसमें कि क्या होता है? लंग जो है अफेक्ट हो जाते हैं। फिर स्कैबीज है, लिंक्ड इन द फंगल इन्फेक्शन। बाल्डनेस है, ठीक है, जिसके बाल जड़ना बोलते हैं ना। सम फंगल इन्फेक्शंस कंट्रीब्यूट टू द हेयर लॉस। ओके, बाल झड़ जाते हैं। तो ये ऐसी प्लांट में है, जैसे कि वाट डिजीज, पोटैटो में वाट डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ग्रीन ईयर डिजीज इन बाजरा, रस्ट ऑफ व्हीट, लूज स्मॉट ऑफ व्हीट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट में, मतलब कि ये मूंगफली में हो गई, और ये आलू में हो गई, गेहूं में हो गई। तो ये फंगी से ये सारी डिजीज हो जाती हैं, प्लांट में और एनिमल में, दोनों में। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो फंगी से होती हैं। ऐसी एर्गोट डिजीज ऑफ राई, उसके बाद ब्राउन लीफ स्पॉट इन द राइस, पाउडरी मिड्यू ऑफ व्हीट, ये सारी क्या है? ये सारी डिजीज हैं जो कि फंगी से होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं वायरस के बारे में। ओके, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना वायरस। अब हम लोगों ने फंगी को कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस क्या है? कनेक्टिव लिंक। सबसे पहली चीज क्या है? वायरस एक कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस क्या है? एक कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक है क्या? वायरस।
वायरस एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब क्यों है? क्योंकि वायरस जब एटमॉस्फेयर में या नॉर्मली कहीं पे होता है बाहर होस्ट बॉडी के, तो क्या होता है, ये नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, निर्जीव की तरह, मतलब कि कोई भी सजीव वाले काम नहीं करेगा। और जैसे ही वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर आता है, यानी कि कोई लिविंग बॉडी के अंदर आता है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है, यानी कि सजीव जैसे बिहेवियर करने लगता है। तभी इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और वायरस जो है वो आइवेनोवास्की द्वारा खोजा गया था। ओके, अब वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इसे डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वायरस क्या है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, एक प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, वायरल जीनोम है, यानी कि ये है अंदर जो पाया जाता है इसके, ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये उसके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर जो कवरिंग है ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, मतलब कि इसे कैप्सिड कहते हैं। और उसके बाद जो ये सर्किल है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनवलप, ठीक है, एनवलप कहते हैं। और इसके ऊपर ये ग्रीन लगे हैं, इन्हें कहते हैं एनवलप प्रोटीन। ओके, तो ये चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एनवलप प्रोटीन, उसके ऊपर एनवलप के ऊपर एनवलप प्रोटीन, और अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ये जो है कैप्सिड। ओके, तो ये चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या है कि ए वायरस इज ए माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शस एजेंट, ठीक है। जो वायरस जो है एक बहुत ही छोटा इन्फेक्शन करने वाला एजेंट है, दैट कैन ओनली सर्वाइव इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो कि केवल सजीव चीजों यानी कि जीवित चीजों के अंदर सर्वाइव यानी कि जीवित रह सकता है। ओके, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, और वो चाहे एनिमल हो और चाहे प्लांट हो, ठीक है। तो दोनों चीजें जीवित होती हैं, तो इनके अंदर ये जीवित रह सकता है। तो ये डेफिनेशन है, ये वायरस इज ए माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट दैट कैन ओनली सर्वाइव इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब फिर सेकंड देखते हैं कि इट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये हम लोगों ने देख लिया कि क्यों है ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसे डिटेल में भी देखें कि लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है। बिकॉज आउटसाइड ऑफ द होस्ट, मतलब कि किसी भी होस्ट के बाहर जब होता है तो क्या, डज नॉट शो लाइफ प्रोसेस, तो ये लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करता, मतलब कि जीवन का रूप जो शो नहीं करता। और किसी होस्ट बॉडी के अंदर इट रेप्लिकेट और बिहेव लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये फिर मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी कि रेप्लिकेट करने लगता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करता है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब क्या है, अनलाइक लिविंग सेल्स, जैसे कि लिविंग सेल्स हैं, ए वायरस कंटेन्स ईदर, जैसे लिविंग सेल्स होती हैं जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जैसे कि ह्यूमन की कोशिका है और प्लांट की कोशिका है, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ऐसे ही उसी की तरह वायरस में भी क्या पाया जाता है, अनलाइक लिविंग सेल्स ए वायरस कंटेन्स ईदर डीएनए और आरएनए, मतलब कि वायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले भी हो सकते हैं जिनके अंदर आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल है। तो दोनों प्रकार के वायरस हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक में नहीं पाए जा सकते, वो तो ऑब्वियस सी चीज है। ये पॉइंट लिखा है, ए वायरस नेवर कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर, मतलब कि आरएनए और डीएनए जरूरी साथ में नहीं हो सकते कभी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो हम लोगों ने अभी देखा। ओके, फिगर में देखा, तो उस वही अब थ्योरी में लिखा है कि कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोट है। जो कैप्सिड होता है आसपास, तो वो क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल दैट सराउंड दैट द वायरस जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ऐसा ये क्या था, ये था कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड बोला था ना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का ऊपर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। और इसके अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर ये क्या है, कैप्सिड है, और ये किसका है, प्रोटीन का है। ओके, और ये इसका काम क्या है,
ये क्या है, हेल्प्स टू ट्रांसमिशन बिटवीन द होस्ट सेल, और इसका काम है ये ट्रांसमिशन में मदद करता है होस्ट सेल के अंदर जाके। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है स्ट्रक्चर में, एनवलप। इसके ऊपर क्या है, एनवलप। इसके ऊपर ये क्या था, एनवलप, सर्किल का एनवलप। अब इसका काम क्या है, ए लिपिड लेयर विद द ग्लाइकोप्रोटीन सराउंड द कैप्सिड। मतलब कि जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, ये वाला, ये कैप्सिड है ना, इसको सराउंड करती है क्या, एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, तो जो जिसे एनवलप कहते हैं। ये क्या है, प्रोटीन की लेयर। ओके, और इसका फंक्शन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर का, इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द वायरस। मतलब कि इसको वायरस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, क्योंकि किसी होस्ट बॉडी में जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर होती है, एनवलप जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का वो। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स टू इन्वेड होस्ट डिफेंस। ओके, जो होस्ट का डिफेंस इम्यून सिस्टम जो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, तो उससे प्रोटेक्शन इसका काम है, किसका, एनवलप का। उसके बाद तीसरा पार्ट है न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि डीएनए या आरएनए, तो कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द वायरल रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक मतलब कि जो जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है एक वायरस से दूसरे वायरस में। ठीक है, इसका काम ये है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है, जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसे इनके रेप्लिकेशन में एक जगह से दूसरी जगह जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ वायरस, ये हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं 1892 में जो दमित्री आइवानोवस्की, ये रसिया के हैं, इन्होंने किसकी खोज की, वायरस की खोज की। तो ये भी पॉइंट आपका बनता है। तो ये सारे जो भी पॉइंट है, ये सारे आपको याद रखने हैं जो भी लिखे हैं। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं सेकंड, पहला वायरस कौन सा था, तो ये भी आपको याद रखना है, टबैको मोजेक वायरस। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि टबैको मोजेक वायरस पहला वायरस था। उसके बाद पांचवा क्या है, डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस, कि द ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस द इंटरफेरोन। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर अगर वायरस आएगा तो वो उसका इम्यून सिस्टम उसे खत्म करने के लिए इंटरफेरोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस इंटरफेरोन टू डिफेंड द वायरस अटैक। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये वायरस को खत्म करने वाले वो है, इम्यून सिस्टम द्वारा रिलीज किए जाते हैं, इंटरफेरोन टू फाइट विद द वायरस। ओके, और विच एक्ट एज ए नेचुरल एंटीवायरल सब्सटेंस। और ये जो इंटरफेरोन है, ये इस तरीके से, मतलब नेचुरल एंटीवायरल एजेंट की तरीके से कार्य करते हैं। ये भी पॉइंट आपको, ये जनरल जानकारी है वायरस के बारे में, वायरस काम कैसे करता है वो। बाकी जो फैक्चुअल पॉइंट है वो तो मैंने लिखे ही है इसमें। उसके बाद अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वायरस की, लिविंग और नॉन लिविंग की। सबसे पहले मैंने एक लाइन बताई थी ना वायरस के बारे में कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार का है। तो लिविंग प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कौन सी है। तो लिविंग में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल उसी में होगा जो लिविंग होगा, तो ये क्या प्रेजेंट करता है, लिविंग नेचर ऑफ वायरस। ओके, सेकंड क्या है, ये लिखा भी है, कंटेंस डीएनए और आरएनए, ये पढ़ चुके हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिविंग की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कि वायरस कम इन द वेरियस शेप एंड साइजेस, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सजीव है। तीसरी प्रॉपर्टी लिविंग की क्या है, जेनेटिक एंड पैरासिटिक इन नेचर, इट कैन म्यूटेट, इवॉल्व एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। तो इसका मतलब क्या है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, ये म्यूटेट कर रहा है, इवॉल्व मतलब अपने आप को ग्रो कर रहा है, मजबूत कर रहा है, और अपने रेप्लिकेशन कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक लिविंग है। उसके बाद चौथा लिविंग का क्या है सबूत, की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, कि ये जो है बीमारियां दे रहा है, मतलब कि कॉजिंग एबिलिटी, इसको मतलब दूसरे को बीमार करने में सक्षम है। इसका मतलब कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन एंड स्प्रेडिंग डिजीज। तो ये भी इसका लिविंग फीचर है। अब नॉन लिविंग क्या इसे बताता है कि ये नॉन लिविंग है, तो इसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो वायरस डू नॉट हैव
सेल्स और प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ना तो वायरस के अंदर सेल है ना प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जिसे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब कि जो सेल के अंदर द्रव होता है ना, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है वो। उसके बाद तब सेल नहीं है तो वो भी नहीं है। फिर उसके बाद नो इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, और इंडिपेंडेंटली कोई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है, ये भी इसका नॉन लिविंग फीचर है। फिर उसके बाद एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल आउटसाइड द होस्ट, और ये क्रिस्टल की तरह होस्ट की बॉडी में रहता है। कैन बी स्टोर्ड इन अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में, तो ये भी एक नॉन लिविंग फीचर है। फिर उसके बाद नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी उपापचयन क्रिया भी नहीं करता है ये, जैसे कि वायरस डू नॉट परफॉर्म न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ना तो ये डाइजेशन करता है, ना रेस्पिरेशन, ना सांस लेता है, तो इसका मतलब ये निर्जीव की तरह कार्य करता है। तो ये कॉजेज हैं जीवित के और निर्जीव के, सजीव के और निर्जीव के, दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। अब देखते हैं कुछ बैक्टीरियोफेज, प्रायंस और वायरॉइड्स और वीरियंस, ये चारों प्रकार की चीजें अब हम लोग देखते हैं चारों। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? अब बैक्टीरियोफेज के बारे में ये क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरस जो कि क्या बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खत्म करना, तो बैक्टीरियोफेज ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ओके। तो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। देखते हैं ये ओके। फिर क्या है? प्लेज ए रोल इन द बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, और ये क्या है? बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में रोल प्ले करता है। यूज टू द फेज थेरेपी टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन अगर हो गया है तो बैक्टीरियोफेज द्वारा फेज थेरेपी के प्रोसेस से उसको खत्म किया जा सकता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और फिर सेकंड है प्रायंस। तो प्रायंस क्या होते हैं? अब प्रायंस क्या होते हैं? प्रायंस जो हैं उनमें क्या होता है? ये वायरस के ही टाइप के प्रकार हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? वायरस से डिफरेंट क्या है? वायरस में जो है, वायरस में हम लोगों ने देखा एक प्रोटीन की लेयर भी है और क्या है? जेनेटिक मटेरियल भी है। तो जो प्रायंस होते हैं, प्रायन में केवल प्रोटीन लेयर पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉजेज द इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी कि मानसिक रोगों के लिए ये उत्तरदायी है, फोल्डेड प्रोटीन। और प्रायंस जो होते हैं जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया ये। उसके बाद अनलाइक वायरसेस, प्रायंस लैक ऑफ डीएनए आरएनए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रायंस में जो केवल प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है प्रायंस में, ओके। अब डिजीज जो प्रायंस के द्वारा कौन कौन सी होती हैं? मैड काउ डिजीज और क्रेज़फेल्ट, ठीक है। ये है क्रेज़फेल्ट या जैकोब डिजीज भी इसे कहते हैं, बहुत कठिन नाम है, तो ये जैकोब डिजीज भी कहते हैं, ये आपको याद रखनी है, ओके। तो प्रायंस के बारे में क्या है कि प्रायंस में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है, फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए, इन्फेक्शन के लिए कॉज करता है, यानी कि मानसिक रोग के लिए ये कॉज करता है प्रायंस, और इसमें डीएनए आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद वायरॉइड्स है। वायरॉइड्स क्या है? ये प्लांट पैथोजन है जो कि डिस्कवर्ड बाय द टियोडाइनर द्वारा इनकी खोज की गई थी, और ये वायरस से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन द वायरस, मेनली इन्फेक्ट प्लांट। और ये क्या करते हैं? ये एनिमल को नहीं, ज्यादातर प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ओके। जैसे प्रायंस जो है मेंटल प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और वायरॉइड्स जो हैं इनमें क्या है? इनमें जेनेटिक मटेरियल तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो कॉजेज द प्लांट डिजीज सच एज द पोटैटो स्पिंडल एंड ट्यूबर डिजीज, यानी कि प्लांट को ही कॉज कर रहा है, ये डिजीज कर रहा है। और कंपोज्ड ऑफ ए फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए
पाया जाता है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अनलाइक वायरस लैक ऑफ प्रोटीन कोट, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो प्राइन्स जो है, वायरस में दोनों चीजें थी, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद प्राइन्स थे जो कि एनिमल में, जैसे कि हम लोगों में जो मेंटल डिजीज कर रहे थे कॉज, और क्या कर रहे थे, इनके पास प्रोटीन था लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं था। उसके बाद जो वायरॉइड्स हैं उनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो है, लो मोलिकुलर वेट का आरएनए है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं है, और ये प्लांट को ज्यादातर इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद विरियॉन्स देखते हैं। विरियॉन्स क्या है, ये कंप्लीट इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल, तो ये एक वायरस के पार्टिकल हैं और जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में रहते हैं, और इट कैन स्प्रेड द डिजीज एग्जिस्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब कि ये डिजीज कॉज कर सकते हैं बॉडी के बाहर और अंदर दोनों तरफ। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया टॉपिक खत्म। ओके, तो इस टॉपिक में क्या है, सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, तो आपको ये कई बार देखने हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। मैं पूरा पीडीएफ जो है तीनों वीडियो का अच्छे से पीडीएफ बना के वो मैं दे दूंगा। ओके, धन्यवाद। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो वो हमें जरूर दें कमेंट में। ओके।